लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं। लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मैं रंजीत सिंह ब्रजवाल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी वाला में। दोस्तों, आज की जो हमारी सीरीज है यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के एमसीक्यू की सीरीज है। और इस सीरीज में हमारी पहली एक वीडियो आ भी चुकी है और ये नेक्स्ट वीडियो है। और यहाँ पर हम टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी परीक्षा का सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका। जस्ट 1 मिनट। हाँ, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? क्वेश्चन अच्छा है आपका, काफी अच्छा क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो आपको आंसर करना है। फर्स्ट, जीनत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कुंवर सिंह आपके बिहार से थे, जो किसके अगेंस्ट थे? आपके अंग्रेजों के अगेंस्ट थे। अगर हम तात्या टोपे की बात करें, भाई तात्या टोपे कहाँ से थे? ये कानपुर से थे, ये भी आपके अंग्रेजों के अगेंस्ट थे। और अगर बात की जाए जीनत महल की, तो जीनत महल जो थी आपकी, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के फेवर में थी और इन्होंने अंग्रेजों के फेवर में काम किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा जीनत महल। ठीक है, नेक्स्ट। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है। सीरीज है आपकी एक न्यूमेरिकल सीरीज है। सीरीज में आपको बताना है कि यहाँ पर जो एक्स है, एक्स के प्लेस पर क्या आएगा। देखो सीरीज में देखते हैं 1 4 9 16 25। चलिए पहला, अगर हम एक का वर्ग करें, यहाँ पर दो का वर्ग करें, तीन का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, देखो वही बन रहा है ना, स्क्वायर बन रहा है, फाइव का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका? 4 9 16 25। तो ये क्या हो जाना है आपका? सिक्स का स्क्वायर 26 36। 36 है ऑप्शन में, ये रहा, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, इंग्लिश का क्वेश्चन है। अब इंग्लिश भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आने वाले हैं, पाँच तो आने ही आने हैं, वो बढ़कर 10 भी हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? ब्लैक शिप। ब्लैक शिप एक इडियम फ्रेज है, इसका मीन क्या होगा? ब्लैक शिप का मतलब होता है काली भीड़। भाई इसका मतलब क्या होगा? पहला, अ कॉस्टली आइटम, मतलब महंगा आइटम। काली भीड़ महंगा आइटम तो है नहीं। अ डार्क सीनी ऑब्जेक्ट, एक मतलब डार्क सीनी मतलब एक बेकार सा कोई ऑब्जेक्ट। अगला क्या है भाई आपका? एन अनवर्दी पर्सन इन फैमिली। ठीक है, मतलब पूरे परिवार में एक ऐसा, मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, एक मतलब चंचल टाइप का व्यक्ति, या एक आपका खुश मिजाज व्यक्ति। तो ब्लैक शिप का मतलब होता है अनवर्दी पर्सन इन अ फैमिली। मतलब फैमिली में, पूरे परिवार में जो चंचल टाइप का व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? आपका ब्लैक शिप। उसके लिए ब्लैक शिप वर्ड यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस का देख लेते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है और गेंद गिरेगी। अगर आप किसी कार में बैठे हो, कार आपके ऊपर, जो आपके आज के समय में कार आती हैं, मतलब उनकी टॉप रूफ ओपन हो जाती है। अगर आप टॉप रूफ ओपन है और आप क्या करते हैं, ऊपर एक बॉल उछालते हैं, तो वो जो बॉल है आपकी वो कहाँ पर गिरेगी? उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, या उसके बगल में? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग, तो फिजिक्स के लॉ जितने भी हैं वो सारे जो एप्लीकेबल होते हैं वो आपके किस में होते हैं? जहां पर जीरो ग्रेविटी होती है। जहां पर जीरो ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल जीरो होता है, तो ऐसी स्थिति में हम फिजिक्स के लॉ को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो गेंद है आपकी, वो गेंद आपकी सीधे उसके हाथ में आएगी। अगर वो रियल कंडीशन में देता है, रियल मतलब वास्तविक स्थिति में, तो तब वो गेंद उसके पीछे गिरेगी। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम जीरो ग्रेविटी मानकर चलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उसके हाथ में। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? मतलब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या होती है भाई? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी आपकी क्या होगी? रैम होगी, रोम होगी, या सीपीयू होगी, या सीडी रोम होगी? तो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है, जो हमेशा कंप्यूटर के अंदर रहती है, वो होती है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। और जो रैम होती है, रैम आपकी टेम्परेरी
मेमोरी होती है, ये कंप्यूटर के ऑफ होने पर ये खत्म हो जाती है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किस संस्था की पहल है? आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑपरेशन महिला सुरक्षा आपका किस संस्था ने पहल किया है? फर्स्ट आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला और बाल विकास मंत्रालय, रेलवे सुरक्षा बल या नीति आयोग। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस ऑपरेशन को, तो इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया है आपका किसने? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, आरपीएफ ने इसे स्टार्ट किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? आपने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर युद्ध था आपका ये अशोक का, जिसके बाद अशोक ने क्या हथियार डाल दिए थे, ठीक है। कलिंग पर अटैक किया था उसने, हजारों लोग इसमें मारे गए थे। तो उसके बाद अशोक ने क्या किया? उसके बाद पहला अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, मतलब और ज्यादा उसने ताबड़तोड़ अटैक किए, ठीक है। अगला क्या है? विश्व विजय पर निकल पड़ा, मतलब आपका एशिया वगैरह, मेसोपोटामिया वगैरह इन्हें जीतने के लिए निकल पड़ा। अगला क्या था? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। डी क्या है इसमें? कोई नहीं। तो भाई उस युद्ध के बाद अशोक का मन जो था वो परिवर्तित हो गया था, उसका हृदय परिवर्तित हो गया था। हृदय परिवर्तित होने के बाद उसने वहां पर देखा कि मेरी वजह से इतने सारे लोग पशु पक्षी तक मारे गए, तो उसने फिर अपनी तलवार वहीं फेंक दी कि ये पड़ी तलवार, अब कोई युद्ध नहीं लड़ना, और बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट आते हैं, फिर इंग्लिश का एक क्वेश्चन है। आज भाई पसीना काफी आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड, ये सब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सिक्स क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो एक्टिव पैसिव। अब यूपिटर पैसिव पैट में ये क्वेश्चन तो आना है, एक्टिव पैसिव का ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये एक्टिव में। तो पैसिव वॉइस में क्या करते थे हम? देखो यहाँ पर, ये देखो, ये किंग है, द किंग, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये वर्ब होगी, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होता था ये आपका सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या करते थे हम? शुरू में ले आते थे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे। हिम, अगर हिम को हम शुरू में ले आएंगे तो क्या होगा? ही। भाई ही कितने ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, ही। उसके बाद में क्या करते थे हम? ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते थे। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी इसमें? अगर हम बात करें किस टेंस का वाक्य है, तो ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट के ऑक्सिलरी, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करते हैं? वाज वर्ब, या तो वाज होगा या वर होगा। लेकिन ये क्या है आपका? ही है, तो ही क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होगी? वाज होगा, ही वॉज, तीनों में दे रखा है। आगे फिर वर्ड की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गेव है, तो गेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिवन। ये भी आपका तीनों सेंटेंस में। फिर यूज करेंगे बाय, और उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे? उसके बाद में हम यूज करेंगे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ही वॉज गिवन बाय ए किंग, ठीक है। इस टाइप का कोई है, ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय अ किंग, तो बाय ए किंग। फिर बाद में क्या है? रिवॉर्ड है, ए रिवॉर्ड, ए रिवॉर्ड भी यूज कर लेंगे। तो लेकिन इसे हम सबसे लास्ट में अगर रखें, तो उस ये जो आपका ए रिवॉर्ड है, इसे हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ भी आप प्लेस नहीं कर रहे हो, बाद में भी आ जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। तो ऐसा कोई सेंटेंस है आपका बी, ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय अ किंग, ठीक है। नेक्स्ट, नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई? जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया उसमें किस क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया गया? भाई जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद नेहरू मंत्रिमंडल की सरकार बनी, तो नेहरू मंत्रिमंडल ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पर फोकस किया? कृषि पर। कारण क्या था? उस टाइम हमारे देश में भूखमरी थी। भूखमरी थी मतलब हमें अनाज भी दूसरे देश से क्या करना पड़ता था? आयात करना पड़ता था, ठीक है। दूसरे देश से हम अनाज आयात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा मेन फोकस हमारा किस पर रहा? एग्रीकल्चर सेक्टर पर, ठीक है। और इसका पहला मॉडल क्या था? ये भी आपको ध्यान रखना है, हेराल्ड डोमर। क्या मॉडल था इसका? हेराल्ड डोमर। और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, टाइम क्या था इसका? इसका टाइम था आपका 1951 से लेकर आपका 1956, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था आपका, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका, ये किस 5 ईयर प्लान की प्रमुखता थी? ये थी आपकी सेकेंड ईयर की। जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान था, सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी, ये उसका मुख्य उद्देश्य, सॉरी, मुख्य प्रमुखता में रखा गया था। और इसका मॉडल क्या था? पीसी महालनोबिस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आपका किसी भी पंचवर्षीय योजना का
पंचवर्षीय योजना की प्रमुखता नहीं रहा है। निर्यात की अगर हम बात कर रहे हैं, ये भी निर्यात पर भी किसी पंचवर्षीय योजना में प्रमुखता से नहीं लिया गया। 10th इकोनॉमी का फिर अगेन एक क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? मतलब कौन सा मेथड आपका नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में सहायक नहीं है? फर्स्ट, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कि आपने कितना खर्च किया, मतलब देश के लोगों ने कितना खर्च किया, उस खर्च के आधार पर उसे कैलकुलेट कर देना और फिर उसके आधार पर बताना कि इस देश की राष्ट्रीय आय इतनी है। प्रोडक्ट मेथड, उत्पादन, कि इस देश ने इस साल में इस वर्ष में इतना उत्पादन किया। मैट्रिक्स, भाई मैट्रिक्स तो ये अनसुना सा लग रहा है, पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो ये मैथ में यूज होता है, ठीक है। डी, अगर हम बात कर रहे हैं इनकम, इनकम मतलब इस देश के लोगों ने इतना पैसा कमाया, ठीक है। तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो देखो सुना हुआ कौन सा नहीं लग रहा, मैट्रिक्स नहीं लग रहा है, तो यही नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें भारत, तो हमारे भारत में जो यूज होती है अपने इंडिया में, वो कौन सा है? वो है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब कितने लोगों ने एक साल के अंदर या एक वार्षिक वर्ष में कितना उत्पादन किया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, चूज आउट द ऑड वन, मतलब विषम को चुनना है। विषम में क्या है? एक कछुआ दे रखा है, एक बत्तख है, एक वेल है, एक सांप है। तो यहाँ चार में से विषम को चुनो भाई। विषम क्या होगा इसमें? बत्तख होगी, कछुआ होगा, सांप होगा, वेल होगी। अब देखो अगर हम कछुए की बात करें, कछुआ जो है आपका पानी में भी रह सकता है और आपका जमीन पे भी रह सकता है। बत्तख है, दोनों में रह सकती है, ये भी आपकी एम्फीबियन श्रेणी में आती है। एम्फीबियन मतलब उभयचर में। वेल आपकी, अगर हम वेल की बात करें तो वेल आपकी केवल और केवल कहाँ पर रहती है? पानी में रहती है, ये आपकी जमीन पर नहीं आ सकती। सांप है, दोनों में रह सकता है। तो ये आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेल। और अगर फिर भी ये भी अगर आपके माइंड में नहीं आया, दूसरा देखो। दूसरा क्या है कि भाई कछुआ, डक, सांप, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं और वेल से कंपेयर कर रहे हैं, तो वेल क्या आती है? क्या है? मेमल्स आपकी। क्या है ये आपकी? मैमल। मैमल मतलब आपकी ये स्तनधारी है। स्तनधारी मतलब जो बच्चे देती है, ठीक है। मतलब अंडे वगैरह नहीं देती, तो सीधे बच्चे देती है। मतलब जैसा मनुष्य है, मनुष्य क्या है आपका? मेमल्स की कैटेगरी में आता है, तो सेम वेल भी आपकी मेमल्स की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट, करंट अफेयर, सीएए विरोधी प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? अभी जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसका पूरे देश में भैया लोगों ने जबरदस्त विरोध किया था, तो उस सीएए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य बन गया है केरल। केरल राज्य ने, केरल की जो सरकार है, केरल की सरकार ने उसके अगेंस्ट प्रस्ताव पारित किया कि भाई हम सीएए को नहीं मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। मतलब जो आपका नेशनल फ्लैग है, भारतीय झंडा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, इसे संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया, कब एक्सेप्ट किया गया? तो अगर हम बात कर रहे हैं इस झंडे की, तो इसे एक्सेप्ट किया गया था आपका 19 जुलाई में। और कब किया गया था? 1947 में। मतलब देश तो हुआ 15 अगस्त में आजाद, और इसे 15 अगस्त से पहले ही संविधान सभा ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो है कोई ऐसा ऑप्शन? डेट तो 19 जुलाई है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा जुलाई 1947। और देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है, और थोड़ा सा एडिशनल पूछेगा वो कि भाई राष्ट्र ध्वज के साथ साथ आपका राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब स्वीकार किए गए? तो उसके लिए डेट ध्यान रखना, 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950। 1950 में आपका क्या हुआ? नेशनल सॉन्ग, ठीक है, और नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को स्वीकार कर लिया गया किस दिन? 24 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन भाई हिंदी में देखो, आप हिंदी में कितने पानी में हो? खग जाने खग की भाषा का अर्थ क्या है? मतलब एक लोकोक्ति है ये कि खग जाने खग की भाषा, क्या मीन होगा इसका? पक्षियों की भाषा जानना, भाई खग माने पक्षी होता है, पक्षी की भाषा जानना। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, मतलब एक ही नेचर वाले, चोर चोर मौसेरे भाई, उस टाइप से कह सकते हो कि अगर एक चोर है तो दूसरे चोर की तारीफ करेगा, या एक पॉलिटिशियन हो दूसरे पॉलिटिशियन की तारीफ करेगा, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, मतलब पक्षी एक दूसरे भाषा, अगर कोई कौवा है वो भाई कुछ बोलना चाह रहा है, तो वो चिड़िया से अगर कुछ कहेगा तो चिड़िया तुरंत समझ जाएगी ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। या मोर अगर कुछ कहना चाहता है तो तोता तुरंत समझ जाएगा कि आज मोर का नाचने का मन है, ठीक है। चलिए,
पक्षियों की तरह बोलना, मतलब पक्षियों की तरह बोलने का क्या मतलब हो गया? इसका तो कोई तात्पर्य है ही नहीं। तो यहाँ पर खग जाने खग की भाषा मतलब पक्षी की भाषा का मतलब हो गया समान प्रवृत्ति के लोग, जो एक जैसे नेचर के लोग होते हैं, वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं। जैसे अभी बॉलीवुड ले लो, बॉलीवुड में वही पिक्चर हो के बॉयकट का ट्रेंड चल रहा है। अभी जैसा आमिर खान की पिक्चर आई थी, उसे लोगों ने काफी ज्यादा उसका बॉयकट किया, तो वो पिक्चर चल नहीं पाई। तो जो बॉलीवुड के एक स्टार हैं, वो एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं कि भाई पब्लिक हम लोगों का बॉयकट क्यों कर रही है। तो वो एक तरीके से उन पर ये वाली जो लोकोक्ति है बिल्कुल सटीक बैठती है कि खग जाने खग की भाषा। अगला है अल्लूरी सीताराम राजू किस वर्तमान राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? भाई अभी पिक्चर आई थी आपकी एक साउथ की पिक्चर थी, काफी चली थी वो, जिसमें आपका मुझे नाम भी दिया, जूनियर एनटीआर वगैरह था, काफी चली थी वो पिक्चर। तो उसमें इस करेक्टर को लिया गया था, अल्लूरी सीताराम राजू। ये करेक्टर आपका उस पिक्चर में दिखाया गया था। तो ये जो अल्लूरी सीताराम राजू ये एक फ्रीडम फाइटर थे, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? अब इनका नाम देखो आप, अल्लूरी सीताराम, नाम से लग रहा है कि ये साउथ के होंगे, और जाहिर सी बात है साउथ के पिक्चर में भी इनके करेक्टर को प्ले किया गया है। तो अब साउथ के तो ये सारे स्टेट हैं, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तब तो ये आपके लिए इजी हो जाता है कि भाई यहाँ तमिलनाडु की जगह यूपी दे रखा होता, उत्तराखंड दे रखा होता, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अब ये चारों ऑप्शन ही एक जैसे हैं, तब देखते हैं। तो वो थे आपके आंध्र प्रदेश के। कहाँ के थे वो? आंध्र प्रदेश के। अगर हम बात करें इनका क्या योगदान रहा है, 1922, 1922 में आपका इनका काफी बड़ा योगदान रहा। वहां के आसपास के जो लोग थे, आसपास के लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। ठीक है, और ये प्रेरित थे किससे? महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी का 1920 से 1922 में एक आंदोलन चल रहा था, और अगर हम उस आंदोलन की बात करें तो वो जो आंदोलन था वो आपका कौन सा था? वो था आपका असहयोग आंदोलन। तो उस असहयोग आंदोलन से प्रेरित रहे, और उस आंदोलन से प्रेरित रहने की वजह से इनका भी काफी योगदान रहा भारत को स्वतंत्र कराने में। 1924 में इनकी डेथ हो गई। चलिए, ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चन, और इससे आपको पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी अभी किस लेवल की है। आपको और ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है। कल फिर हम 15 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आएंगे, और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, अलविदा, जय हिंद।